धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। इसके पश्चात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर विविध विकास प्रकल्पों को राष्ट्र को अर्पण, शुभारंभ, निधि वितरण एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके पुतले का अनावरण करें। देश को गरीबी से मुक्ति मिले, गरीब से गरीब परिवार को आगे बढ़ने का अवसर मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। अपने किए हुए विकास के वादे की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और कई कल्याणकारी योजनाओं से महाराष्ट्र की आम जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना के तहत देश के किसान परिवारों को कुल 21,000 करोड़ की धनराशि की 16वीं किस्त का वितरण किया जा रहा है। महाराष्ट्र के लगभग 88 लाख किसान परिवारों को लगभग 2,000 करोड़ रुपयों का लाभ दिया जाएगा। ये अनुदान राशि आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना। माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के मार्गदर्शन में और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार जी के प्रयास से नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के हर लाभार्थी को 3 समान किश्तों में केंद्र सरकार से 6,000 एवं राज्य सरकार से 6,000 ऐसे कुल 12,000 रुपए प्रतिवर्ष भुगतान किया जाएगा। आज इस योजना के तहत राज्य के लगभग 86 लाख लाभार्थी किसान परिवारों को इस समारोह में दूसरी और तीसरी किस्त का लगभग 3,800 करोड़ का लाभ सीधे आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत 5.5 लाख महिला बचत समूहों को 800 करोड़ से अधिक रुपयों के निधि का वितरण और स्वयं सहायता समूहों को अतिरिक्त 900 करोड़ से अधिक रुपयों का प्रावधान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विचारों से इस योजना की पहल की गई थी। अब तक महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में से 10 प्रकल्प पूरे हो चुके हैं और 17 प्रकल्प प्रगति पथ पर हैं। इन 27 प्रकल्पों का सिंचाई क्षेत्र 5.5 लाख हेक्टेयर से अधिक है, जिसमें से 19,000 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से अब तक 3,75,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई योग्य बनाया गया है। इन परियोजनाओं में से 11 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं विदर्भ और मराठवाड़ा जिलों में हैं, जिनमें से 1683 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से 6 परियोजनाएं पूरी होकर 2,41,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई योग्य बन चुका है। बड़ी राजा जल संजीवनी योजना। मराठवाड़ा विदर्भ में केंद्र सरकार ने सन 2018-19 में बड़ी राजा जल संजीवनी योजना की शुरुआत की। इस योजना में कुल 91 परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें से 11,000 करोड़ की लागत से अब तक 46 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिस कारण 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र सिंचाई क्षम बन चुका है। इन परियोजनाओं में से 86 सिंचाई परियोजनाएं सिर्फ विदर्भ और मराठवाड़ा के जिलों में हैं, जिसमें से 1180 करोड़ रुपयों की लागत से 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता की 45 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनके कारण अमरावती, यवतमाल, नांदेड़, बीड, वाशिम, छत्रपति संभाजीनगर, अकोला, बुल्ढाना, लातूर आदि जिलों के किसानों को भारी मात्रा में लाभ हुआ है। सड़क एवं रेलवे परियोजना। इन योजनाओं के साथ साथ 675 करोड़ की लागत से बनी हुई 39 किलोमीटर की वर्धा कड़म और 645 करोड़ की लागत से बनी हुई 32 किलोमीटर की न्यू आष्टी अमलनेर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का उद्घाटन। इसी कार्यक्रम में इन रेलवे लाइन पर चलने वाली नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल से बनाए गए 4 लेन वाले वरोरा से वणी तथा साकोली से भंडारा और सलाई खुर्द से तिरोरा इन राजमार्गों का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। मोदी आवास घरकुल योजना।
ग्रामीण विकास के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी कल्याण विभाग ने मोदी आवास घरकुल योजना की घोषणा की थी। इस उपक्रम के अंतर्गत तय किए गए 10 लाख घरों में से पहले वर्ष 3 लाख घरों को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत कुल 10 लाख लाभार्थियों में से पहले 2.5 लाख लाभार्थियों को 375 करोड़ रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में डिजिटली ट्रांसफर कर दी गई है। दीनदयाल उपाध्याय जी के पुतले का अनावरण, दीनदयाल उपाध्याय जी के ब्रॉन्ज से बने 40 फुट ऊंचे पुतले का अनावरण यवतमाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपयों का इलाज निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध है। भर्ती होने से 7 दिन पहले तक की जांचें, भर्ती के दौरान उपचार व भोजन और डिस्चार्ज होने के 10 दिन बाद तक का चेकअप व दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की 1 करोड़ की गरीब जनता को इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रातिनिधिक स्वरूप में 3 परिवारों को आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 3 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत 4 स्वयं सहायता समूहों को ई रिक्शा की चाबी की प्रतिकृति प्रदान हो रही है। इन सारी उपलब्धियों का उद्देश्य समाज के उपेक्षित वर्गों और लोगों को अपना जीवन मान सुधारने के लिए समान संधि का अवसर देना है और यही है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा, एक और कदम विकसित भारत की ओर। इसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हरी झंडी दिखाकर वर्धा कलम तथा नवी आष्टी अमलनेर यात्री गाड़ियों को वीडियो लिंक द्वारा रवाना करें। इसके पश्चात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आयुष्मान भारत योजना के 3 लाभार्थियों को अपने शुभ हाथों से कार्ड वितरित करें। पहले लाभार्थी होंगे श्रीमती वर्षा रविंद्र सोनोने, जिला यवतमाल। श्रीमती पंचशीला विश्वंभर शेलके, जिला यवतमाल। पंचशीला विश्वंभर शेलके, इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। अगले लाभार्थी पार्वता दादाराव पारधी, जिला यवतमाल। इसके पश्चात मैं माननीय पंतप्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बेमला जलाशय में केज फिशरी के 3 लाभार्थियों को अपने शुभ हाथों से प्रमाण पत्र प्रदान करें। प्रथम लाभार्थी श्रीमती कांचन महेश पांडे, जिला यवतमाल। कांचन महेश पांडे। इसके बाद राधिका प्रशांत लाखनकर, जिला यवतमाल। राधिका प्रशांत लाखनकर। अगले लाभार्थी हर्षा प्रवीण धोत्रे, जिला यवतमाल। हर्षा प्रवीण धोत्रे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से
अनुरोध करूंगी कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण निधि के तहत कृषि उत्पादकों की बिक्री के लिए दिए जाने वाले ई रिक्शाओं की चाबी की प्रतिकृति 3 लाभार्थियों को अपने शुभ हाथों से प्रदान करें। पहले लाभार्थी श्रीमती ज्योति दिलीप तायडे, जिला यवतमाल। आशा दादाराव सोयाम, जिला यवतमाल। आशा दादाराव सोयाम को सम्मानित किया जा रहा है। नीलिमा रमेश पायघन, जिला यवतमाल। नीलिमा रमेश पायघन। अब मैं जिन महानुभावों के शब्दों को सुनने के लिए जो विशाल जनसमूह आज यहाँ उपस्थित हुआ है, ऐसे हमारे देश के यशस्वी व तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को अपने प्रेरक विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जय भवानी, जय भवानी, जय सेवालाल, जय बिरसा। आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, आज इस कार्यक्रम में देश के भी अन्य भागों से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई बहन जुड़े हैं। मैं उनका भी यहां से स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन भूमि को श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूं। महाराष्ट्र की संतान और देश की शान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी मैं नमन करता हूं। यवतमाल, वाशिम, तांडेर, मारगोर, बंजारा भाई, भिया, नायक, डाव, कारभारी, तमनून, हाथ जोड़न, राम रमी। साथियों, मैं 10 साल पहले चाय पर चर्चा करने यवतमाल आया था तो आपने बहुत आशीर्वाद दिया और देश की जनता ने एनडीए को 300 पार पहुंचा दिया। फिर मैं 2019 में फरवरी के महीने में ही यवतमाल आया था। तब भी आपने हम पर खूब प्रेम बरसाया। देश ने भी तब एनडीए को 350 पार करा दिया और आज जब
2024 के चुनाव से पहले मैं विकास के उत्सव में शामिल होने आया हूं, तब पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है। अब की बार मैं यहां अपने सामने देख रहा हूं, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने आई हैं। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। गांव गांव से मैं इन माताओं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर सहित पूरे विदर्भ का असीम आशीर्वाद मिल रहा है, उसने तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार। एनडीए सरकार, साथियों, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानने वाले लोग हैं। उनके शासन को 350 वर्ष हो चुके हैं। उनका जब राज्याभिषेक हुआ, सब कुछ मिल गया, तो वे भी आराम से सत्ता का भोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र की शक्ति को सर्वोच्च रखा और जब तक रहे तब तक इसके लिए ही काम किया। हम भी देश बनाने के लिए, देशवासियों का जीवन बदलने के लिए एक मिशन लेकर के निकले हुए लोग हैं। इसलिए बीते 10 वर्ष में जो कुछ किया वो आने वाले 25 वर्ष की नींव है। मैंने भारत के कोने कोने को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए शरीर का कण कण, जीवन का क्षण क्षण आप सबकी सेवा में समर्पित है। और भारत को विकसित बनाने के लिए 4 सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति, ये चारों सशक्त हो गए तो हर समाज, हर वर्ग, देश का हर परिवार सशक्त हो जाएगा। साथियों, आज यहां यवतमाल में इन्हीं गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति, इन चारों को सशक्त करने वाला काम हुआ है। आज यहां महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिल रही हैं, गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, गांव की मेरी बहनों को आर्थिक मदद मिल रही है और नौजवानों का भविष्य बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ की
रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने वाले रेल प्रोजेक्ट्स और नई ट्रेनें आज शुरू हुई है। इन सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप याद कीजिए, ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी जब केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी? तब तो कृषि मंत्री भी ये महाराष्ट्र के थे। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। गांव, गरीब किसान, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए, छोटा आंकड़ा नहीं है, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली से 1 रुपया निकलता था, 15 पैसा पहुंचता था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज जो आपको 21,000 करोड़ रुपए मिले हैं, उसमें से 18,000 करोड़ रुपए बीच में ही लूट लिए जाते। लेकिन अब भाजपा सरकार में गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिल रहा है। मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को पूरा हक पाई पाई बैंक खाते में। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों के पास तो डबल इंजन की डबल गारंटी है। अभी महाराष्ट्र के किसानों को अलग से 3,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यानी महाराष्ट्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 हर वर्ष मिल रहे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके हैं। इससे महाराष्ट्र के किसानों को 30,000 करोड़ और यवतमाल के किसानों को 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आप कल्पना कीजिए, ये पैसा छोटे किसानों के कितने काम आ रहा है। कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार ने गन्ने के लाभकारी मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इससे महाराष्ट्र के करोड़ों गन्ना किसानों और खेत मजदूरों को लाभ होगा। कुछ दिन पहले ही हमारे गांवों में अनाज के गोदाम बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आरंभ हुई है।
ये गोदाम भी हमारे किसानों की सहकारी समितियां, हमारे सहकारी संगठन बनाएंगे, वे ही इनको नियंत्रित करेंगे। इससे छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज नहीं बेचनी पड़ेगी। साथियों, विकसित भारत के लिए गांव की अर्थव्यवस्था का सशक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए बीते 10 वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गांव में रहने वाले हर परिवार की परेशानियों को दूर करें, उन्हें आर्थिक संबल दें। पानी का महत्व क्या होता है, ये विदर्भ से बेहतर भला कौन जान सकता है। पीने का पानी हो या फिर सिंचाई का पानी, 2014 से पहले देश के गांवों में हाहाकार था, लेकिन इंडी गठबंधन की तब की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं थी। आप जरा सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश के गांव में 100 में से लगभग 15 परिवार ही ऐसे थे जिनके घर पाइप से पानी आता था। 100 में से 15 घर, और इनमें से अधिकतर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी थे जिनको ये लाभ नहीं मिलता था। ये हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ा संकट था। इस स्थिति से माताओं बहनों को बाहर निकालने के लिए ही लाल किले से मोदी ने हर घर जल की गारंटी दी थी। 4-5 साल के भीतर ही आज हर 100 में से 75 ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में भी जहां 50 लाख से कम परिवारों के पास ही नल से जल था, आज लगभग 1.25 करोड़ नल कनेक्शन है। तभी देश कहता है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मोदी ने एक और गारंटी देश के किसानों को दी थी। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से देश की करीब 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लटका कर रखा था। इनमें से 60 से ज्यादा पूरी हो चुकी है और बाकी पर भी पूरी होने वाली है। लटकी हुई इन सिंचाई परियोजनाओं में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 26 परियोजनाएं थी। महाराष्ट्र के, विदर्भ के हर किसान परिवार को ये जानने का हक है कि किसके पाप की सजा आपकी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी है। इन 26 लटकी हुई परियोजनाओं में से 12 पूरी हो चुकी है और बाकियों पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये भाजपा की सरकार है जिसने नीलवांडे बांध परियोजना को 50 वर्ष बाद पूरा करके दिखाया। कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना और टेम्बू लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी
दशकों बाद पूरी हुई है। गौसी खुर्द परियोजना का ज्यादातर काम भी हमारी सरकार ने ही पूरा किया है। आज भी यहां विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए पीएम कृषि सिंचाई और बलिराजा संजीवनी योजना के तहत 51 प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इनसे 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथियों, मोदी ने गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी भी दी है। अभी तक देश की 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस वर्ष के बजट में हमने घोषणा की है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। अब इस संकल्प की सिद्धि के लिए मैं जुटा हूं। आज स्वयं सहायता समूहों में बहनों बेटियों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इन बहनों को बैंकों से 8 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। 40,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड केंद्र सरकार ने दिया है। महाराष्ट्र में भी बचत समूहों से जुड़ी बहनों को इसका बहुत लाभ हुआ है। आज इन समूहों को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। यवतमाल जिले में बहनों को अनेक ई-रिक्शा भी दिए गए हैं। मैं शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा सहित महाराष्ट्र की पूरी सरकार का इस काम के लिए विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। और साथियों, अब बहनें ई-रिक्शा तो चला ही रही है, अब तो ड्रोन भी चलाएगी। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बहनों के समूह को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर सरकार इन बहनों को ड्रोन देगी जो खेती के काम में आएगा। साथियों, आज यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का के लोकार्पण हुआ है। पंडित जी अंत्योदय के प्रेरणा पुरुष है। उनका पूरा जीवन गरीबों के लिए समर्पित रहा है। हम सभी पंडित जी के विचार से प्रेरणा लेते हैं। बीते 10 वर्ष गरीबों के लिए समर्पित रहे। पहली बार मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। पहली बार मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। आज भी हम महाराष्ट्र के 1 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड देने का अभियान शुरू हुआ है। पहली बार करोड़ों गरीबों के लिए शानदार पक्के घर बने हैं। आज ओबीसी परिवारों के घरों के निर्माण के लिए विशेष योजना शुरू हुई है। इस योजना के तहत 10 लाख ओबीसी परिवारों के लिए पक्के घर बनेंगे। साथियों, जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी ने पूछा है, उनको पूजा है। विश्वकर्मा साथियों के लिए, बलूतेदार समुदायों के कारीगरों के लिए कभी कोई बड़ी योजना नहीं बनी। मोदी ने पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। कांग्रेस के समय में आदिवासी समाज को हमेशा सबसे पीछे रखा गया, उन्हें सुविधा नहीं दी। लेकिन मोदी ने जनजातीय समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों तक की चिंता की है। पहली बार उनके विकास के लिए 23,000 करोड़ रुपए की पीएम जन मन योजना शुरू हो चुकी है। ये योजना के महाराष्ट्र के कातकरी, कोलाम और माडिया जैसे अनेक जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन देगी। गरीब, किसान, नौजवान
और नारी शक्ति को सशक्त करने का ये अभियान और तेज होने वाला है। आने वाले 5 वर्ष इससे भी अधिक तेज विकास के होंगे। आने वाले 5 वर्ष विदेश के हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाने वाले होंगे। एक बार फिर किसान परिवारों को, आप सभी को अनेक अनेक बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा प्रसारण आप महाराष्ट्र के यवतमाल से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रम to your face as you speak. So Palki, I'm going to hand it over to you. You would have 50 minutes. Thank you. Thank you very much, Samir, and namaskar and good morning to all of you. Hanke Brunschlot, gentlemen, good morning. Welcome to this panel. We are discussing a tapestry of truths. Can the two hemispheres agree? Let's start with you, Hanke. Would you say that Western values and Western systems, which were created for a different era, are not working anymore and not delivering the way they should have? First of all, I would like to thank for the opportunity to be at the Rosanna dialogue. It's very important that we exchange thoughts, because I firmly believe in an interconnected world. We need dialogue more than ever in this world in dire circumstances. And that's why I value this Rasina dialogue, because it brings voices of the world together. And that's really important. We have to come to new ideas, to challenges collectively, and also highlighting not what sets us apart, what unites us. And then when I look at our multilateral system, yes, there has to be change, because the world has changed. If you look at the United Nations, at the Security Council, you see a reflection of the Second World War and the world order then. I think one of the panelists yesterday, the Minister of Ghana, said that very rightly. So we have to look at changing some part of our multilateral system. For example, the way the Security Council is now, the members of the Security Council who are now there. At the other hand, we still have the responsibility to work in the multilateral system and to use the United Nations to bring countries together and not let us divide. Because I'm always aware, and I'm a former military, that as long as you speak, you don't fight. So, do you agree that the system is broken because it's not prevented wars, or it's not promoted the rule of law, and it's only sharpened camp politics, and should it be rebuilt or reformed? I don't think it's broken. I think it has to be reformed. We have a multilateral basis, which is really important. But at the same hand, it doesn't reflect the current world anymore. So we have to reform. And we have to make sure that all voices are brought together within the multilateral system and within the United Nations. So we have to work on that, but we don't have to throw it away.
Dr. Jaishankar, your thoughts on this? Would you say that let's reform the current system or let's build a new one altogether? And if we were to build a new one, whose ideas and values would shape this new system? Well, I think the word broken may be too strong. It's like, the battery's discharge. It's running on very low energy. But it's also, I think, you need a different framework in a way. So you'll have to take the bits which work and I wouldn't completely reject what we have. But obviously there's a very strong case for a very radical change. And we need a radical change because, look, it's a common sense proposition. If you take the UN, when the UN was invented, it had at least about approximately 50 members. We have 4 times the members. So it's a common sense proposition that you can't continue the same way when you have 4 times the members. We use the UN very often to illustrate that point. We've also seen, if you look at the last 5 years, all the big issues, in a way, we have not been able to find multilateral solutions. So the results are also, or the lack of results demonstrate the case for reform. But there's a larger, I think, global conversation and a global rebalancing as well, which is bigger than the UN, which is really, whose rules, how does it work? Because what has also happened is, in many cases, the rules have been gamed. We have today, we speak about globalization, for example, and the fact is that the world trading rules have been gamed. We have a lot of our challenges today also emanate from how countries have used that for their benefit at the expense of the international system. But in your conversations with various stakeholders, while everyone tends to agree that there is a need for reform, is there the appetite to do what needs to be done to push for that reform? I think there's if you poll countries, I think the sentiment for change is very strong. The problem is, in many cases, the very people who are the problem are also the people whose concurrence you need to do that reform. So that's where the problem lies. So if you're going to ask 5 countries saying, would you mind changing the rules so that you have less power? Guess what the answer is going to be? The answer, if they were wise, the answer would be something else. If they are short-sighted, the answer is what it is today. Anwar Gargash, where does the UAE and West Asia fit in the current global system? Financially, you resemble Western countries in terms of per capita GDP and etc. But based on history and shared experience, one would say you're closer to the global south. So let's hear it from you. Where do you see yourself? I think, first of all, let me say that we're already living the sort of aches and pains of an international system that is not in sync with our current system. If you look at just the vetoes that have been implemented on the Gaza file, the vetoes that have been implemented on the Ukraine crisis, you can see that there is a problem with consensus. And in my view, that we will not have another San Francisco meeting where everybody will sit around and reconstruct the international system. So we have to understand that in reality, the system is being eroded while our ability to introduce something new is really diminished. So we have to really think about how to deal with that. Vis-a-vis the UAE, I think we have a foot here and a foot there. We are, on the one hand, a country that has various interest and political investment in the rise of the global south. But at the same time, we also don't look like the global south in terms of our economy and in terms of our socio-economic environment. But definitely we have an interest. Now, as a smaller state here,
we are also concerned very much that we are, that the global system, countries that are our size, will fall within the cracks between what is the current system or the older system created after World War II, and about the sort of, diminishing, let's say, ability of that system to regulate security, to regulate the economy, and so on and so forth. But all things considered, would you say that the UAE has benefited from the current system because you're robust financially, you have political heft? So would you ask for tweaks or would you push for a complete overhaul? Well, we have, I think, benefited, and we have also concerns. I think we have benefited, for example, from globalization, because we're a country that has benefited extremely well from open trade and open relations between various countries, and have played a role there. And we have also, have been taking initiatives in order to, it's not fruits that just fell into our lap, but we have taken initiatives from that part. But also, if you look at the sort of awful security situation, and we can clearly see it in the Middle East, I think we are also very concerned about the ability of the system to regulate itself, what is happening in our region nowadays. January Yusuf Makamba, would you say that the current system has an Africa blind spot? For instance, when the war in Ukraine broke out, the international/Western response was immediate, and rightly so, because it was a crisis. But when crises erupt in Africa, you don't see the same urgency, let alone the flow of money. Would you say that's a fair assessment? No, absolutely. First of all, I have to thank the Minister and the organizers for having us here. Yes, absolutely correct. We believe that as countries of Africa, which I call the Southern Global South, we don't think that the current system works for us. We see a lot of hypocrisy in the way we deal with international issues that concerns us. We see double standards in application of international law. There is tremendous mistrust in the global economic and political architecture. We know that, and people talk about rule-based order, but the two key words here are rules and order. Who makes the rule? And we think that the current setup from the beginning has been not working for us. We think reform is not enough. I know that the current structure exists because it was somewhat a settlement of a certain upheaval. We think that there need to be a reorder, and the conversations about reforms, especially the United Nations and the way it votes, the way it makes decisions, are insufficient. Some of the ideas that are being thrown around, for instance, expansion of the Security Council, we don't think that would work. Of course, we don't advocate for another upheaval so that we have a reordering of the international order, but we believe that the certain incremental and plurilateral arrangements that we see now, India, of course, being part of, can help to build a new system of coalitions and partnerships that works for us. For instance, India has what they call coalitions or alliances, Big Cuts Alliance, Solar Alliance, Biofuel Alliance. Who would be against protection of big cuts? Okay, so if you choose specific issues and find outcomes that are fair and works for us, maybe that will be a building block of a new system and that takes care of the concerns of the Southern Global South. Do you want to respond, and do you think that India should then take the lead to rebuild this? And if you were to do it, who would you pick up the phone and call first, and what would you tell them? I just wanted to make a comment that because the system today isn't delivering,
it's not like life will come to a standstill. Countries, people will go out there and find their own solution. I'm giving India's case now. I looked at the last decade. We have actually initiated or joined 36 different alliances or groups or coalitions or whatever it is in very different fields, from big cat and solar to disaster resilient and quad. What is happening today is there's a log jam up there. So because there's a log jam up there, everybody's doing their own thing, finding their own friends, making their own groups, depicting their own issues, and creating the new reality. So the new reality is actually going to be much less disciplined. It's going to be more fragmented in many ways, but it will still be effective, because if the guys up there aren't delivering, you got to do your own thing. And yet some of those people, let me take this question to Jorge Quiroga. Some of these institutions are sitting on piles of money. You've been associated with the World Bank and IMF post-presidency. Makamba here spoke about mistrust and double standards. Did you see some of that in play while you were part of these institutions? Thank you. I'll begin by expressing my thanks to the Minister and ORF for inviting us here. Great gathering, eclectic, from many different places in the world. I'd venture to say I'm probably here from the furthest, because if you drill a hole from here, you probably wind up somewhere in South America. And I live in La Paz, Bolivia, 4,000 meters over sea level, the only place where Messi, the great soccer player, has been 4 times and never scored a goal. So welcome, welcome over there. Yes, I'll make 3 quick points on trade, finance, and governance based on this. First, as a caveat, I know the Ukraine issue in Europe has reordered things for Europe in particular. And we in Latin America, or in Africa perhaps, get asked, why are you not on the side of Ukraine overtly and openly? Perhaps it's because through COVID, the first vaccines that we saw were from China and Russia, while the West was hogging their vaccines. And then post-COVID, when the money was flowing in Europe and the US, saving hotels, airlines, and what have you, we're still going through those pains, and we have not seen the amount of money and help that needed to happen. And the last point is, had this been couched in Ukraine in terms of preserving territorial integrity, that's something we would understand in Africa and in Latin America. When it's autocracy against democracy and NATO and what have you, or the West versus the rest, then you lose some goodwill in other parts. But the points I wanted to make on what you mentioned on the question. On trade, from a South American perspective, it's sad to say that the U.S. is close